चंट जेठानी शरीफ देवरानी। यूं तो शर्मा जी का जॉइंट परिवार अपनी आदर्शवादी सोच के लिए पूरे सारंगपुर गांव में जाना जाता था। परिवार के मुखिया शुभ शर्मा थे। परिवार में उनकी पत्नी कादम्बरी, 2 बेटे पुनीत, दर्श, बेटी निम्मी और पुनीत की पत्नी जूली थी। अरे जूली, बहू जल्दी से मेरी चाय तो दे दो। लाई ससुर जी। जूली भाभी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ, बस 2 मिनट निम्मी। जूली, मेरा बटुआ कहाँ है? जल्दी से ढूंढ कर दे दो, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। भाभी प्लीज मेरी पहले शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे भैया से पहले ऑफिस पहुंचना है। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि पहले किसका काम निपटाए और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कादम्बरी कहती है, अरे क्या हुआ जूली बहू, तू ठीक तो है? कुछ भी नहीं माँ जी, यहाँ किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता। अरे मैं बहू हूँ, रजनीकांत का बनाया चिट्टी बाबू नहीं, जो फट से सब कुछ कर दूं। मुझसे अब और अकेले नहीं होगा। मगर बहू, इसका हल क्या है? सासू माँ, हल ये है कि आप देवर जी की शादी करा दीजिए। 2 बहू होंगी तो मिल बांटकर मिनटों में काम हो जाएगा। सास को बहू की बात जच जाती है, जिसके बाद वह बहू तलाशने में जुट जाते हैं और शर्मा परिवार की तलाश सिया नाम की सुंदर सी लड़की पर खत्म होती है और पूरे गाजे बाजे के साथ सिया बहू बनकर ससुराल आ जाती है। सिया बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को बिखेर कर भीतर आओ। जी माँ जी। बहू, अब तक इस घर को तेरी जेठानी ने संभाला था, मगर अब छोटी बहू होने के नाते तुझे उसका बराबर हाथ बटाना होगा। जी माँ जी। अगली सुबह सिया जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी बड़ी हड़बड़ाहट के साथ रसोई में पांव रखती है। आज उठने में इतनी देरी हो गई, पता नहीं इतने कम समय में नाश्ता कैसे बनाऊंगी। आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है जेठानी जी, क्योंकि मैंने नाश्ता बना दिया है। अरे वाह, इसने तो सफाई से लेकर रसोई दोनों संभाल लिया, मगर ये बात मैं जताऊंगी नहीं। क्या हुआ जेठानी जी, कहाँ खो गई? देवरानी जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो खो जाऊं। और दूसरी बात, नई बहू होने के नाते पहली रसोई तो तुम्हें ही पकानी थी, मगर आज के बाद खाना तुम ही बनाओगी। ये मेरा नहीं बल्कि माँ जी का हुक्म है। माँ जी का कहा मैं कैसे टाल सकती हूँ जेठानी जी। बेचारी शरीफ देवरानी अपनी चट चालाक जेठानी की चाल समझ नहीं पाती और रोजाना रसोई में खुद ही खाना पकाती। ये देखकर कादम्बरी एक दिन जूली से कहती है, क्या बात है जूली बहू, मैं देख रही हूँ पिछले 15 दिन से तेरी देवरानी दिन भर अकेले ही सारे घर में नाचती रहती है और तू एक तिनका भी नहीं उकसाती। ये सुनकर चंट जेठानी के चेहरे पर डर की चपत जकड़ जाती है और वह मन में कहती है, कहीं सासू माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अरे क्या हुआ जूली बहू, सांप सूंघ गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि मेरी प्यारी देवरानी को अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं, इसलिए सिया ने मुझे काम से छुट्टी दे दी है। मगर गुजरते दिनों के साथ देवरानी सभी की चहेती बन जाती है। वाह भाभी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, पेट भर गया मगर मन है कि भरता ही नहीं। सच सिया, तुम्हारे हाथों के खाने में संजीव कपूर जैसा स्वाद है। 90 तुले मिर्च मसालों के साथ जायकेदार खाना बनाती हो तुम। शुक्रिया जेठ जी। सच छोटी बहू, जब से रसोई की बागडोर तेरे हाथों में आई है, मुझे हाजमे की गोली नहीं खानी पड़ती। ससुराल वालों के मुंह से अपनी देवरानी की वाहवाही सुनकर जेठानी भीतर ही भीतर जल भुनकर कहती है, जरा देखो तो इन दगाबाज ससुराल वालों को, सालों से मेरे हाथों का खाना खाते रहे, तब तो सभी के मुंह पर ताला पड़ा हुआ था, जैसे मैं तो इन्हें जहर खिलाती थी। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसी शाम, अरे जूली बहू जरा सुन तो। जी माँ जी, कहिए। देखना, तेरे देवर ने सुबह ही मुझे भाजी तरकारी लाने के पैसे दिए थे, मगर मेरे दिमाग से निकल गया। जाकर अपनी देवरानी को गट्टे की सब्जी बनाने को बोल दे, और हाँ, उसे कह देना कि नमक मिर्च हमेशा की तरह नपा तो ला ही रखेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सासू माँ। चालाक जेठानी मन ही मन साजिश बुनते हुए रसोई घर में दस्तक देती है। देवरानी जी, वो सासू माँ ने कहा है कि रात के खाने में गट्टे की सब्जी बनाना, और हाँ, सब्जी तीखी और चटपटी बनाना माँ जी ने कहा है। मगर जेठानी जी, माँ जी तो हमेशा कम मिर्च मसाले की ही सब्जी पसंद करती हैं। फिर
सिया, शायद माँ जी के मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो, तभी तो उन्हें तीखी सब्जी का चटकारा लगाने का चस्का चढ़ा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी जेठानी झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है जेठानी जी, मुझे आप पर भरोसा है। इसके बाद देवरानी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के पास आती है, जिसे देखकर चालाक जेठानी मन में कहती है, जैसे ही सासू माँ इस तीखी सब्जी का चटकारा लगाएंगी तो ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ेंगी। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट बाद, अरे मोरी मैया मर गई रे। क्या हुआ माँ जी? क्यों री कलमुही, महीनों भर के मिर्च मसाले बरनी इस गट्टे की सब्जी में ही स्वाहा कर दी क्या? मगर माँ जी, आपने ही तो जेठानी जी से तीखी सब्जी बनाने को बोला था। देवरानी जी, मैंने कब कहा? कुछ भी कहानियां मत बनाओ। भरे ससुराल वालों के सामने जेठानी को झूठ बोलता देख शरीफ देवरानी सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सब जेठानी जी का किया धरा है। शायद ये मेरी शराफत को मेरी बेवकूफी समझ रही हैं। अगर ये खिलाड़ी हैं तो मैं भी कोई अनाड़ी नहीं, इनकी चालाकी का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। अगले दिन। अरे सिया बहू, सुन तो जरा। जी ससुर जी। वो मेरा खाकी रंग का कुर्ता गंदा हो गया है, जूली बहू कपड़े धो रही है, उसे दे देना, धो देगी। मिल गया मौका अपनी चंट जेठानी को सबक सिखाने का। सिया अपने ससुर के कुर्ते को अपने कबर्ड में रख देती है और रात होने पर दबे पांव छत पर जाकर कपड़ों के बीच सुखा देती है। अगली सुबह। अरे सुन बहू, जरा अपनी जेठानी से मेरा कल वाला कुर्ता लिया। जी लाई ससुर जी। जैसे ही ससुर कपड़ों पर जमी गंदगी देखता है तो जूली को बुलाहट लगाता है, जिसके साथ सारा घर उठकर हॉल में आ जाता है। क्या हुआ पापा जी, आप गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हैं? क्यों बड़ी बहू, तेरे हाथों में जान नहीं क्या? ये किस तरीके से कुर्ता धोया है जो गंदगी जैसी की तैसी बनी हुई है? मगर ससुर जी, मैंने तो ये कुर्ता धोया ही नहीं। मगर जेठानी जी, मैंने तो आपको कहा था कि ससुर जी का कुर्ता सबसे पहले धोना, फिर भी आपने काम चोरी करने के चक्कर में कुर्ते को ऐसे ही सुखा दिया ताकि किसी को शक ना हो। मगर, अरे ये अगर मगर बंद कर, समझी ना, निकम्मी निठल्ली कहीं की, इसी दिन के लिए देवरानी चाहिए थी। क्यों जूली, ऐसी वाहियात हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? शायद तुम्हें सिया से सीखने की जरूरत है कि ससुराल कैसे संभालते हैं। ससुराल वालों के ताने सुनकर जेठानी के दिल में बसी अपनी देवरानी के लिए जलन जुबान पर आ जाती है। सिया सिया सिया, जिसे देखो मेरी देवरानी की गाथा लिए बैठा है। जब से इस देवरानी ने इस घर में दस्तक दी है, बड़ी बहू को तो सबने जैसे बिसार ही दिया है। इस गरीब घर से आई 2 कौड़ी की देवरानी और आप सभी जरूरत से ज्यादा ही जान छिड़कते हैं इस गंवार गरीब पर। इसलिए मुझे ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा करने के लिए आप हमेशा मेरे बने कामों को बिगाड़ती थी, कभी खाने को खराब करके, कभी साफ सुथरे घर में कूड़ा बिखेर कर। झूठ बोल रही है ये, आप इसके शरीफ चेहरे पर मत जाइए। बस कर बहू, तूने खुद अपने मुंह से अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लिया। क्रोध, जलन और बैर इंसान की बुद्धि को खा जाता है, तेरी तरह। आखिर में ससुराल वालों के सामने चालाक जेठानी की पोल पट्टी खोल जाती है। उस घड़ी जेठानी की जुबान पर पछतावे की चपत पड़ी हुई थी। कड़वा कथन है, मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का एक शब्द भी उस पर भारी पड़ जाता है। गंवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी, घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है? आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है। माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ, और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है, रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं?
सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए। एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता, बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरियो मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन हैं? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ रैना, राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी हैं? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन हैं? मतलब माँ जी सच कह रही थी। इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी। और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टैचू बनकर सामने खड़ी क्या हो? जाने का रास्ता छोड़ो और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने? मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू, तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात
लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसा शर्माना। ये तो राजीव की आवाज है। वो इतनी रात तक जाग रही है। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है, आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से। मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशरम हो। इसमें बेशर्मी कैसी? हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम। लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव, ऐसा मत करो। हे भगवान, कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा। अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है? बहू और बेटी में फर्क। रोहतक में रहने वाली सुरेखा देवी के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया जब वह मां से सास बन गई। वो अपनी बहू बिनीता और बेटी इशिता में फर्क किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह। अरे ओ महारानी, कहाँ मर रही है? सुबह के 7 बज गए मगर बहू रानी के पांव रसोई घर में नहीं पड़े। आ गई माँ जी। वो कल रात अनमोल जी बहुत देर से घर आए थे, इसलिए रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। चुप कर करमजली, अपना दोष मेरे बेटे पर मढ़ती है। हाँ, अरे अब मुझे निहार क्या रही है नाशपीटी? जाकर मेरे लिए चाय बना। सवेरे सवेरे सर में दर्द कर दिया। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाती हूँ। बिनीता के लिए ये पहली बार नहीं था। उसे हर दिन यूं ही अपनी सास की जली कटी बातें सहनी पड़ती थी। कुछ देर बाद, अरे कहाँ रह गई कामचोर? अरे चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी बना रही है? ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अभी सुरेखा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती हुई चाय की चुस्कियां ले ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी इशिता अंगड़ाई लेते हुए बाहर आकर बोलती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे उठ गई मेरी प्यारी बिटिया रानी। पर ये क्या, मेरी बिटिया रानी का चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि माँ, मेरे सारे स्वेटर पुराने हो गए हैं। आई नीड सम मनी माँ। बस इतनी सी बात? ये ले मेरी लाडो रानी, ये लॉकर की चाबी ले जा और अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग कर लेना। वो माँ जी, मेरे पास भी सिर्फ एक ही सर्दी का स्वेटर है। अगर एक आधा स्वेटर और मंगा देती तो मेरी भी सर्दी कट जाती। बोली रे बोली, बहुरानी बोली। पता था मुझे कि तू बीच में जरूर टोकेगी। अरे मेरे पास क्या पैसे के पेड़ लगे हैं? जो है उसी में काम चला। सुन लिया ना आपकी सासू माँ ने क्या कहा भाभी? जो है जैसा है उसी में गुजारा भत्ता चलाओ। ऐसे ही समय बीतता है जिसके साथ सुरेखा का बहू बेटी का फर्क बढ़ता चला जाता है। एक शाम, अरे ओ बहुरानी, ये सायरा बानो बन के कहाँ जाने का इरादा है? वो माँ, दरअसल मैं सुरेखा को उसके मायके लेकर जा रहा हूँ। बेचारी कई महीनों से अपनी माँ से नहीं मिली ना। अरे बेटा, बावरा हो गया है क्या? और तू बहू, अरे तेरे मायके में एक पाई की मिठाई तो मिलने से रही।
फिर भी तू अपने पति की खिल्ली उड़ाने चली जा रही है। अरे यहाँ खाना कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस आज की तो बात है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। माँ, आज के लिए खाना इशिता बना देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अनमोल ऐसा बोल ही रहा होता है कि फोन पर बात करती हुई इशिता कहती है, हाँ हाँ बस निकल रही हूँ। अरे वाह, ये ड्रेस तो मेरी बेटी के बादामी रंग पर एकदम जच रही है। इतिशा, तुम कहीं जा रही हो बेटी? हाँ माँ, आज पल्लवी के घर पर बर्थडे पार्टी है, बस वही जा रही हूँ, सुबह तक ही आऊंगी। हाँ हाँ जा मेरी बच्ची, आराम से आना। बाय माँ। इशिता को जाता देखकर बहू के मुंह पर पड़ी चुप्पी की चपट टूट जाती है और वो बोलती है, वाह माँ जी, मेरी ननद के आधे अधूरे पहनावे के साथ भी आपने उन्हें पार्टी में जाने की इजाजत दे दी और मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी मना कर रही हैं। इतना फर्क क्यों? इसलिए कि वो आपकी बेटी है और मैं बहू, इसीलिए सारी बंदिशें बहू पर ही लगाई जाती है। बहू के जुबान से करारा जवाब सुनकर सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बेशर्म, अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करते शर्म नहीं आ रही तुझे? मैंने एक बार मना कर दिया तो बस, तू मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद बहू की पहली जिम्मेदारी ससुराल को संभालना होता है। अब जाकर रात के खाने की तैयारी कर। ऐसा बोलकर सुरेखा कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा, कहाँ बैठी है? इतिशा के कमरे में आजा विमला, वही हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है बिटिया पर। कभी थोड़ा प्यार अपनी बहू पर भी दिखा दिया कर, बेचारी वो भी किसी की बेटी है। तू फिर बहू बेटी का राग अलापने लगी। कितनी बार बोलूं तुझे विमला कि बहू को ससुराल की बंदिशों में रखने में ही समझदारी है, वरना हर दूसरे दिन उसके कदम मायके में मिलेंगे। और वैसे भी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे जा, तू सास से माँ नहीं बन पा रही तो कहाँ नजर आएगी तुझे बहू में बेटी? खैर छोड़, इतिशा के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। तू बोल तो बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर घर बार अच्छा हुआ तो चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। ठीक है फिर। समय बीतता गया। कुछ ही दिनों के बाद इशिता की शादी एक रईस घर में हो जाती है और विदाई के समय, समधन जी, मैंने मेरी बेटी को फूल के जैसे पाला है, इसका ख्याल रखिएगा और फिक्र मत कीजिए समधन जी। अब आपकी बेटी मेरी बहू है। अब अगर आप माँ बेटी का भरत मिलाप हो गया हो तो इजाजत दीजिए। और इस तरह इशिता अपने ससुराल चली जाती है। 2 दिन बाद, माँ जी, चाय पी लीजिए। ले जा अपनी ये चाय, मुझे नहीं पीनी। मेरी बेटी तो तेरे गले का फांस थी ना, जब देखो उसकी खुशियाँ देखकर जलकोकड़ी भाभीियों के जैसे जलती भुनती रहती थी। आज भी जलने को तैयार रहना। आ रही है मेरी बेटी अपनी माँ से मिलने। बहू सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। सुरेखा सारा दिन पल के बिछाए अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। माँ जी, इतनी शाम हो गई, अगर ननद जी को आना होता तो वो आ चुकी होती। झूठ बोल रही है तू। जरूर मेरी बेटी रास्ते में फंस गई होगी, मुझे उससे बात करनी है। ये बोलकर सुरेखा अपनी बेटी को फोन लगाती है। हेलो इतिशा बेटी, मैं बोल रही हूँ, तेरी माँ। तू आ रही है ना मुझसे मिलने? समधन जी, मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि उसकी सास इंदुमती बोल रही हूँ। मैं इतिशा से बात कराती हूँ। हेलो माँ। बेटी, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है, तू घर आ जा। माँ, मेरा अभी आना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ और वैसे भी अब वो मायका मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्लीज अब मुझे परेशान मत करना। बाय। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सुरेखा के मन में बीते दिनों की छवि उभर आती है। क्या हुआ माँ जी? क्या कहा इतिशा ने? तेरी ननद ने अपनी माँ को भुला दिया बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आज आप अपनी बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। बीते दिनों के साथ सुरेखा अपने बहू के मिलनसार व्यवहार में घुल मिल जाती है। वो हर दिन साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते घंटों बातें करती। अब सुरेखा का मन पूरी तरह से पसीज चुका था। और एक दिन, माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहू बाजार से आपके लिए रबड़ी जलेबी लाई है। बहू, तुझे मालूम था कि मुझे ये पसंद है? माँ जी, जिस दिन मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई थी, उस रोज से मैंने आपकी सभी पसंद का तकाजा कर लिया था।
क्योंकि मेरे लिए आप सास नहीं, माँ है। बस आप ही मुझे बहू से बेटी ना बना सकी। सच बोल रही है तू बहू। अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के मोह में मैं ये भूल गई थी कि मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी, मगर कब सास बन गई समझ ही नहीं आया। पहले दिन से तुझे पराए घर से आने का ताना दिया, आज तू ही मेरे साथ खड़ी है। अब से तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये घर तेरा ससुराल नहीं बल्कि मायका है। ये सुनकर विनीता की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगती है और बहू बोलती है, शुक्रिया माँ जी, आज आपने इस बहू को बेटी बनाकर वो मान दिया है जिसकी उम्मीद लेकर हर लड़की अपने मायके से ससुराल आती है। कड़वा कथन, मगर एक तरफा निभाए जाने वाले रिश्ते का बोझ अक्सर बीच राह में ढह जाता है। समाज में आज भी ये कहावत है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, मगर क्या सास बहू के लिए माँ बन पाती है?